हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, राइट? चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग मुनिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को आज। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज 8 अक्टूबर है, संडे है ना। मैं भी थोड़ा चलिए वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। आज रात 9 बजे वेबिनार है जिसमें आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गूगल मीट रहेगा और इसमें आप अपने लिए पूछ सकते हैं कि सर फर्स्ट पेपर के लिए कैसे क्या तैयारी की जाए और हम लोग इस बार कैसे जेआरएफ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सक्सेस की तैयारी फिलर फॉर्म से के संग है जारी। ऐसे ही आप लोग ज्वाइन कीजिएगा ऐसे, और अपने जो भी डाउट हैं फर्स्ट पेपर की कि सर कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हम क्वेश्चन को बार बार भूल जाते हैं, कैसे क्या करें, तो डॉक्टर जीतन एंड डॉक्टर निधु मैम से आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, याद रखिएगा रात 9 बजे है ये सेशन, इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ओके तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके,
या उदारीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, है ना। इसे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ही पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। क्योंकि कैसे दुनिया में एक दूसरे देश की संस्कृति, कल्चर, फूड, फैशन और कई सारी चीज़ें हैं, शिक्षा है, एजुकेशन है, फिल्म इंडस्ट्री एरिया के एंटरटेनमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें कैसे हमारे यहाँ और दूसरे यहाँ हमारे यहाँ की चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं। व्यापार है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें कैसे बढ़ी और ऐसी कैसी प्रक्रिया हुई और क्यों आवश्यक रहा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। गुड मॉर्निंग साबा हुसैन। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली तो बात ये है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन से आप लोग क्या समझते हैं, चलिए बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग साक्षी। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से सभी लोग, कुछ भी कीजिए, आंसर यस या नो, जो भी आपको पता है वो बताइएगा, ओके। क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है, बताइए साक्षी। यस, व्यापार और किसी को पता नहीं है, साबा हुसैन, कोमल, पूजा, किसी को नहीं है पता, है ना। चलिए कोई बात नहीं। व्यापार संबंधी चीजों का अंतरराष्ट्रीयकरण करना, यस वेरी गुड शाबाश। चलिए अब हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संबंध, सामाजिक एवं आर्थिक निहितार्थ, परिचय, वैश्वीकरण विश्व दृष्टिकोण, उत्पादों, विचारों, संस्कृति के अन्य पहलुओं के आदान प्रदान से उत्पन्न होने वाली अंतरराष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दृष्टिकोण, विश्व दृष्टिकोण अर्थात विचारधाराएं, एक दूसरे का अप्रोच। आज हम लोगों ने जैसे जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, निर्भरता का सिद्धांत पढ़ा था, किसने दिया था, एजी फ्रैंक, है ना। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी थी, वॉलस्टीन। तो ये सब जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये विचार ही तो थे, ये दृष्टिकोण ही तो थे। तब हमने उनके दृष्टिकोणों को पढ़ा और समझा कि हम लोग हमारे यहाँ कैसे, किस पर कौन निर्भर है और हम लोग किन पर निर्भर है, पढ़ा था। तो ये दृष्टिकोण, विचारों का आदान प्रदान, एक देश से दूसरे देश में आना जाना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। ओके, आ गया समझ में कि वैश्वीकरण क्या है। यस, वो कल्चर में आ जाता है ना। उत्पादों, आज के टाइम में आप लिवाइस का जीन्स ले रहे हैं, ले रहे हैं, आप कह रहे हैं जारा की मुझे शर्ट चाहिए, तो ये सारी चीजें जो विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, सिर्फ नाम पर जाता है, क्वालिटी पर कोई नहीं जाता है आज के दौर में, है ना। कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, कोका कोला, थम्स अप, ये सारी चीजें जो उत्पाद हैं इनका आदान प्रदान होता है। भारत का ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट, है ना, आयुर्वेदिक चीजें, खादी ग्राम उद्योग में खादी वस्त्र जो विदेशों में जाते हैं, विदेशियों को बड़ा पसंद आता है, तो हमारे देश के बाहर जाते हैं और बाहर के यहाँ आते हैं। यही वैश्वीकरण होता है। इसी से मार्केट चलता है और इसी से इकोनॉमी जनरेट होती है। विचार, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दृष्टिकोण, विचार। जैसे जॉन रॉल्स को पढ़ा था, जॉन रॉल्स इंडिया के थोड़ी ना थे, उन्होंने विचार दिया था, अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था न्याय क्या है, अज्ञानता का पर्दा। तो ये विचार ही तो आगे पीछे हुए हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में हुए हैं। जय श्री कृष्णा करिश्मा। संस्कृति, आज कल्चर के बारे में देख लीजिएगा। क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर बनाते हैं, कौन मनाते हैं? बच्चे बनाते हैं। अब तो बड़े लोग भी बनाते हैं, आप और हम भी बना लेते हैं फर्स्ट ईयर, वो 1 जनवरी, है ना। 30 दिसंबर को रात में बढ़िया पार्टी बनती है ना रात। फिलहाल मैंने तो अभी तक नहीं बनाई है ना। तो ये चीजें हैं। और हमारी संस्कृति में हमारा जो न्यू ईयर आता है वो अप्रैल में आता है। तो ये बहुत अंतर है, यही वैश्वीकरण है। ऐसे ही अन्य पहलुओं का आदान प्रदान से उत्पन्न होने वाली जो प्रक्रिया, एकीकरण प्रक्रिया है, उसे ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। ओके, अब ये वैश्वीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक सभी को कि वैश्वीकरण क्या है? बस 12-13 मिनट हुए हैं करिश्मा, बस यही अभी स्टार्ट हुए हैं। ओके, यस, वेरी गुड। अब वैश्वीकरण, यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है और कंप्रीहेंसिव बन सकते हैं, बोध उनमें पूछा जा सकता है। जो पैसेज आती है 5 क्वेश्चन की, वहां से, यहाँ से भी आ सकती है। वह विश्वव्यापी अंतर संबंध एवं लोगों विचारों, सूचनाओं, वस्तुओं, गतिविधियों और आदान प्रदान की परस्पर निर्भरता पर है। भारत के लोग बाहर जाते हैं जैसे दुबई, अधिकतर ब्लू कॉलर जाते हैं भारत से, व्हाइट कॉलर, पिंक कॉलर सब जाते हैं, तो वहाँ काम करते हैं। जब आदान प्रदान होता है इन चीज़ों का, तो हम लोग आते हैं जाते हैं, तो विचार भी उनके साथ लाते हैं, उनकी सूचनाएं भी लाते हैं, कभी कभी वस्तुएं भी लाते हैं और ले जाते हैं। कोई अगर दुबई गया हो तो दुबई के डेट्स अर्थात खजूर लेके ना आया हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे कोई लखनऊ घूमने जाता है तो वहां से रेवड़ी जरूर लेके आता है। रेवड़ी जानते हैं, जो तिल की बनी होती है, तिल और गुड़ पर बनी होती है, चीनी पर भी बनी होती है वो। तो ऐसे ही जहाँ भी हम लोग जाते हैं किसी शहर या गांव में, तो वहाँ की एक जो प्रसिद्ध चीज होगी वो जरूर लेके आएंगे, है ना। यही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का प्रभाव काफी असमान है। मतलब यह कुछ समाजों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित कर देता है और समाज के कुछ हिस्सों को दूसरों की तुलना में अधिक, मतलब कम ज्यादा कर देता है प्रभावित। जैसे कि जब भारत में विदेशी आए थे, एंटर हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना, ब्रिटिश सरकार आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था भारत में? चलिए बताइए। भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, ब्रिटिश रूल हुआ था, तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था? आंसर कीजिए। भाई आंसर कीजिए। कोलकाता, केरला और मुंबई। गोवा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभाव वहां पड़ा था जहां उनको
व्यापार करने में आसानी हो रही थी और जहाँ प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा थे, राइट? और भारत में एंटर करने के लिए जो एरिया सबसे पहले था, उसमें उन्होंने एंटर किया और वहाँ उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो आज साउथ में सबसे ज़्यादा आपको क्रिश्चियन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनके कल्चर का भी प्रभाव साउथ में ही अधिकतर पड़ा है। और क्रिश्चियन अधिकतर आपको भारत में और कहीं नहीं मिलेंगे, अधिकतर साउथ में ही मिलेंगे। मिलते हैं। दूसरी बात, उनके कल्चर मतलब उनकी भाषा का भी प्रभाव है। आज वहाँ हिंदी अप्लाई करने के लिए जाया जाए तो वहाँ विरोध होते हैं हिंदी के। वहाँ इंग्लिश ही लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ उनकी भाषा का भी प्रभाव पड़ा है। वहाँ अधिकतर क्रिसमस मनाते हैं, है ना? ये चीजें हैं कि भाई, और भारत में जैसे ही जैसे साउथ से दूर होते गए हैं राज्य, दूरी होती गई, तो वहाँ विकास मतलब वहाँ प्रभाव कम पड़ा है इन लोगों का। यही है कि भाई कुछ समाजों में कुछ स्थानों पर इनका प्रभाव अधिक भी पड़ सकता है और कुछ पर कम पड़ सकता है, या फिर कुछ पर ऐसा हो कि अब अगर ब्रिटिश या कोई अन्य देश का हमारे यहाँ आता है तो उसके ऊपर उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है। जैसे आजकल इस्कॉन टेम्पल या राधा रानी मंदिर में जब विदेशी आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर बहुत पड़ता है। तब वो अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं दिखाई देता, मोह माया सब त्याग देते हैं, राइट? तो ये प्रभाव हमारे कल्चर का उनके ऊपर पड़ जाता है। हाँ, वृंदावन में जाते हैं। तो आज आप देखिएगा रसिया रूस में क्या है कि अधिकतर राधे कृष्णा करते हैं सभी लोग। तो एक भक्ति का, एक कल्चर का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। विदेशी भी दीपावली मनाते हैं, यही चीजें हैं। ओके, इसीलिए वैश्वीकरण को क्या कहा गया है? यह बिना सीमाओं के लोग और बिना सीमाओं के राष्ट्र हैं आज के टाइम में। आज भारत की सीमा हम नहीं नाप सकते हैं कि भारत की सीमा, भारत का फिजिकल सीमा ये है, भारत की कल्चरल सीमा क्या है, भारत की कम्युनिकेशन सीमा क्या है ना? ये आज के डेट में नापना मुश्किल है। ओके, वैश्वीकरण के दौर में ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है। अब भारत का प्रभाव कहाँ पड़ा? भाई पता नहीं, कौन से अफ्रीकी देश में पड़ा होगा, है ना? तो आज क्या है, कोई लिमिट नहीं है किसी भी देश के लिए, उनके लोगों एवं उनकी संस्कृति, उनके राष्ट्रों के लिए किसी प्रकार की बाउंड्रीज नहीं है। ओके, यस, चलिए, यहाँ तक क्लियर सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई इंग्लिश स्टूडेंट तो नहीं है क्लास में? चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। नहीं है तो अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो हर एक थिंकर ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दी हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों की गहनता जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ती है कि स्थानीय घटनाएं कई मील दूर होने वाली घटनाओं से आकार देती हैं। और इसके विपरीत एंथनी गिडेंस, कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी घटना है, अगर आपके देश या आपके इलाके से बहुत दूर हुई भी हो, तब भी प्रभाव आपके ऊपर बहुत जल्दी पड़ जाता है। जैसे जब रसिया एंड यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तब क्या हुआ था? भारत में भी प्रभाव पड़ा था, अन्य देशों को भी प्रभाव पड़ा था। घटना इतनी दूर हुई, प्रभाव हमारे देश में पड़ा। अब जैसे कि मान लीजिएगा कोई मुद्दा या कोई आंदोलन उठता है महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए, तो अमेरिका में उठता है, प्रभाव भारत में भी पड़ेगा कि महिलाएं अपनी स्वतंत्रता की बात जरूर करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि आज की डेट में वैश्वीकरण में संचार बहुत सिंपल हो गया है। आज आप व्हाट्सएप पे फोन लगाइए तो विदेश में लग जाएगा। मतलब विदेश में अगर कोई रह रहा है, पहले क्या होता था भाई, विदेश में बात करने के लिए अलग ही टैरिफ चलता था, है ना? अलग ही रिचार्ज कराना पड़ता था।
गुड मॉर्निंग निर्मला। तो ये सारी चीजें आज बहुत कम हो चुकी हैं, मतलब खत्म ही हो चुकी हैं। आज अगर आपके यहाँ कोई घटना होती है, किसी के यहाँ बाई चांस ना हो, आतंकवादी घटना होती है तो पूरे विश्व में प्रभाव पड़ता है। तुरंत यूएन कहेगा कि हम सारे देश मिलके आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद के लिए सभी देश एक साथ हैं, है ना? तो तुरंत प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही डेविड हेड की परिभाषा है, वैश्वीकरण को उन प्रक्रियाओं के रूप में माना जा सकता है जो सामाजिक संबंधों और लेन-देन के स्थानिक संगठन में परिवर्तन का प्रतीक है। उनकी विस्तार, तीव्रता, वेग और प्रभाव उत्पन्न करने वाले अंतरमहाद्वीपीय या अंतर-क्षेत्रीय प्रभाव और गतिविधि के नेटवर्क बातचीत के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है और शक्ति का प्रयोग। अब इनका कहने का ये मतलब है कि हम ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें सामाजिक संबंध और लेन-देन के स्थानिक संगठन में परिवर्तन का प्रतीक भी है कि भाई अब संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑपरेशन में भी अब परिवर्तन होता है। उनके विस्तार में तीव्रता भी आती है, तेजी होती है। महाद्वीप, अंतर महाद्वीप द्वीप के अंदर भी प्रभाव पड़ते हैं एवं क्षेत्रीय गतिविधियों में प्रभाव पड़ते हैं, नेटवर्क आसान हो जाता है। कोई भी संगठन है, आज वो आपके देश में भी काम करता है एनजीओ, बाहर भी काम करता है, कई विदेशी एनजीओ भी होंगे, है ना? जंगल की सुरक्षा, जानवरों के लिए, तो वो पूरे विश्व पर काम करते हैं, है ना? तो आज की डेट में शक्तियों का प्रयोग होता है। शक्तियां अर्थात जैसे कि मान लीजिएगा एक किसी की सुरक्षा करने के लिए एक वो प्रभाव जिससे सारे लोग सहमत हो। ओके, कनाडा में बात करते हैं, पहले नहीं हो पाती थी, वीडियो चल रही है। यस, ऐसे ही रोलैंड रॉबर्टसन एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का तात्पर्य दुनिया के संपीड़न एवं समग्र रूप में दुनिया की चेतना की तीव्रता तोड़ना है। अब वर्ल्ड लेवल पर हम लोग चेतना की तीव्रता मतलब सोचने की क्षमता हमारी बढ़ चुकी है। आज हम लोग कोई भी अपने देश में कुछ भी काम करते हैं तो एक बार ये सोचते हैं कि इसका प्रभाव हमारे देश में क्या पड़ेगा और आने वाले विश्व में भी क्या प्रभाव पड़ेगा या आने वाले समय में भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आज सोचकर हम लोग काम करते हैं। अब हमारे देश में वैश्वीकरण कब हुआ? जैसा कि हमने आपको कल बताया था, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में वैश्वीकरण एलपीजी पर काम करना हमें आवश्यक हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि 1991 में 1990-91 में आर्थिक संकट हुआ था। ओके, फिर जलवायु संकट भी हुआ था। तो इन सारी चीजों को देखकर जब भारत एक दिवालियापन की स्थिति में आ गया था और आईएमएफ ने भी ज़्यादा कर्ज देने से मना कर दिया था कि भैया हम इतना ज़्यादा नहीं दे पाएँगे क्योंकि आप हो सकता है दिवालिया हो जाए आपकी गवर्नमेंट। तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार और मदन मोहन सिंह गए थे मांगने, लेकिन वहां से क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ वहां से पैसा थोड़ा मिला और सलाह ज्यादा मिली कि भैया आप एलपीजी ला दीजिएगा जिससे कि आपकी सारी जो भी दुविधाएं हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। अब एलपीजी का मतलब क्या है, चलिए बताइए। कल मैंने बताया था आप सबको एलपीजी क्या है। बताइए भाई एलपीजी क्या है? हाँ, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ये सब एक ही है। ओके, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। ओके,
तो 1991 के बीच महत्वपूर्ण अवधि के रूप में जाना जाता है, जैसे जलवायु संकट, 1991 की शुरुआत, दिवालियापन के कारण, ये सारी चीजें। 80 के दशक में भारत के साथ मजबूत संबंध वाली कई समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में निर्णायक मोड़ भी आते हैं और इसकी गति कम हो गई थी, जो केंद्र में राजनीतिक व्यवस्था को नेतृत्व की कमी के कारण गंभीर तनाव का सामना कर पड़ रहा था। चालू खाता घटा लगभग $10 बिलियन था। सभी आर्थिक सांकेतिक चेतावनी के संकेत दे रहे थे। इन पृष्ठभूमियों में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार करती है, मदन मोहन सिंह द्वारा की गई थी और भारत की अर्थव्यवस्था विकास से अधिक समानता पर केंद्रित थी। 1991 में भारत ने कई घरेलू उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण को कम करके और बाकी दुनिया के लिए अपना खुलापन बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना शुरू किया था। मतलब भारत ने अपनी जब उदारवादी पॉलिसी अपनाई, एलपीजी अपनाया, तो उसमें सारे देशों के लिए द्वार खोल दिए कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, व्यापार कीजिए, जो भी जनरेट होगी मुद्रा उसमें से आप हमें टैक्स दीजिए, आप कमाइए और हमारे यहाँ लोगों को रोजगार दीजिएगा। उसी टाइम टाटा स्टील, ये सारी बड़ी बड़ी उद्योग मशीनरी लग गई थी, है ना। बाहर से भी लोगों के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजों पर, जैसे नशीले पदार्थ एवं दवाओं पर लाइसेंस की आवश्यकता थी, बकाया किसी भी व्यापार पर आवश्यकता नहीं थी। ओके, आप कहीं भी जाइए, व्यापार कीजिए और बाहर से कुछ चीजें लाइए, यहाँ भी बेचिए। ये सारी चीजें हो गई थी। लाइसेंस को हटा दिया गया था, लेकिन कम कर दिया गया था। ओके, लाइसेंसिंग सिस्टम। लिबरलाइजेशन है साक्षी, पी का प्राइवेटाइजेशन, जी का ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब वैश्वीकरण की में आर्थिक विकास, वैश्वीकरण में संसाधनों का इष्टतम उपयोग शामिल था कि भाई अब संसाधन का उपयोग होगा, जिसमें घाटे वाले संसाधन की खरीद की जाती थी और अधिशेष संसाधनों को अन्य देशों में निर्यात किया जाता था और देश की समग्र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करता था। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है, जिसके प्रमुख उपाय में शामिल है औद्योगिकरण, लाइसेंसिंग व्यवस्था को खत्म कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या में कमी हो गई, मतलब रिजर्व जो क्षेत्र थे उनकी संख्या कम हो गई। अब बैंक भी प्राइवेट होने लगी थी, बैंक प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दे दी गई थी कि बैंक अब प्राइवेट आप लोग करिए, आप अपनी बैंक चलाना चाहते हैं आरबीआई से मान्यता लीजिए, चलाइए, है ना। एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम में संशोधन किया गया, जो कि एक ही लोग कर सकते हैं। कुछ प्रतिबंधित व्यापार थे कि इन्हें नहीं किया जा सकता, उनके अधिनियम में थोड़ा संशोधन किया गया कि भाई कर सकते हैं। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, है ना, कि भाई जो स्ट्रक्चर वे में काम होते थे उनके चरणबद्ध जो प्रक्रिया थी कि भाई होगा 3-4 दिन में, उसको समाप्त कर दिया, भाई जल्दी से जल्दी हो। अब तो और ही सिंपल हो गया, अब तो एक ही रजिस्ट्रेशन में सारे व्यापार के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। पहले कई प्रकार के टैक्स लगते थे और कई प्रकार के पहले जो व्यापार होते थे उनमें टिन नंबर जनरेट होता था, है ना, सिन नंबर होता था, कंपनी आइडेंटिटी नंबर, तो कई नंबर होते थे। आज जीएसटी नंबर है, थोड़ी बड़ी कंपनी है तो कंपनी आइडेंटिटी नंबर, उसी में अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। ये सारी चीजें की जाती थी। पहले क्या होता था, बड़े बड़े वो रजिस्ट्रेशन हो ही रहे हैं, 1-2 साल तक हो ही रहे हैं, व्यापार पता नहीं कब करेंगे, लेकिन आज सिर्फ सप्ताह भर में आज जीएसटी अप्लाई कीजिए और 1-2 दिन में आप जीएसटी नंबर प्राप्त कीजिए। आज इतनी सिंपल प्रक्रिया हो गई। गुड मॉर्निंग सोनिया। बाजार द्वारा निर्धारित कीमतें पहले सरकार राज्य द्वारा निर्धारित की जाती थी, अब बाजार द्वारा निर्धारित की जाने लगी मूल्य। इसीलिए तो बाजार में आपको कंपटीशन मिलता है। ऑनलाइन चीजें हमको इतनी सस्ती क्यों मिल जाती हैं? कारण है क्योंकि बाजार में आज कंपटीशन है और हर एक नई कंपनी आई वो सस्ता देगी, तभी तो वो करेंगे काम, है ना। ये चीजें हैं। ओके, बाजार द्वारा निर्धारित विनियमन दर, बाजार द्वारा दरों को निर्धारित करना, विदेशी प्रौद्योगिकी की आयात का उदारीकरण, जो विदेश की प्रौद्योगिकी है उसको आयात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं हम लोग, उसमें छूट है। आरबीआई की भूमिका को कम किया, निजी एवं विदेशी बैंकों की स्थापना में कि भाई आरबीआई की पहले क्या होती थी कि आरबीआई इंडिया देखती थी उन पर,
अभी भी देखती है, लेकिन कुछ कम देखती है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन किया, खत्म, आपका एक खाता हमने अपने यहाँ खोल दिया, बस अब आप उसमें लेन देन करते रहिए, है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर सभी को। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, हमारी जो खेती है एग्रीकल्चर, उस पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा आपको, आप बताइए, आप क्या समझते हैं इस चीज से कि हमारी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उस पर वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, चलिए बताइए। ऐसा कोई स्टूडेंट तो होगा नहीं जो किसान से संबंधित ना हो या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित ना हो। किसान परिवार से हर कोई आया है, चाहे इस पीढ़ी में आया हो चाहे पुरानी पीढ़ी में आया हो, हर इंसान आया है ना। चलिए बताइए, कृषि में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे आप समझते हैं, थोड़ा हमें भी समझाइए आप लोग, है ना। चलिए बताइए। उन्नत बीज, ओके, अच्छी साइड, अच्छी खाद, अच्छे सीड्स एंड अच्छी खाद, अच्छे बीज और अच्छी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए जो कीटनाशक दवाएं हैं वो, यूरिया, ओके। चलिए, आप लोग थोड़ा और समझते हैं। अब जैसे साक्षी ने कहा यूरिया, पहले क्या होता था, अभी 1-2 साल से कुछ सिस्टम चेंज हुआ है, 2 साल, 2-3 साल से। पहले क्या होता था कि भाई हमारे यहाँ खाद होती थी, कीटनाशक दवाएं होती थी, सब होता था। पहले कैसी होती थी, ऑर्गेनिक होती थी, उन्हें एक्स्ट्रा भी डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज कैसी हैं, आज केमिकल वेस्ट है, तो आज हमें उनकी मात्रा पता नहीं होती है 2-3 साल पहले। और आज जैसे हमारे यहाँ यूरिया आती थी, हम लोग इम्पोर्ट भी करते थे यूरिया, अधिकतर इम्पोर्ट ही करते हैं, तो आज भी करते हैं। अब यूरिया किसानों को यूज करने की मात्रा पता नहीं है कि कितना हमें उसे यूज कितने में करना है, और हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या है, उस हिसाब से भी यूरिया यूज की जाती है। यस, ट्रैक्टर भी शामिल, यस यस साक्षी, यस। तो यूरिया में क्या होता है, किसान जो यूज करता है, उसने कहा मेरे पौधे या फिर मेरी जो फसल है वो जल्दी से ग्रोथ करें, सिर्फ किसान ये समझता है, क्योंकि अपने यहाँ का किसान ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में कुछ किसान ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, एग्रीकल्चर डिग्रियां करे हुए हैं, बस बाई चांस 1-2% किसान किए होंगे। बकाए जिन्होंने एग्रीकल्चर डिग्री की है वो सीधा जाते हैं कहाँ, फर्टिलाइजर कंपनी में, है ना। वो रियल में वो खेती नहीं करते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ ही पैसा मिलता है। और यूरिया में लोगों को, किसानों को मात्रा पता नहीं है तो वो ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, ज़मीन की जो भी उर्वरक क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है, और फिर जो फसल होती है वो किस पर वेस्ट हो जाती है, सिर्फ यूरिया वेस्ट हो जाती है। इसीलिए फसलों की आज जो क्षमता होती थी पहले के ज़माने में और आज के टाइम पे जो पौष्टिकता होती है वो कम हो जाती है। आज के टाइम में क्या होता है, सिर्फ खादों पर डिपेंड है फसलें, है ना। देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन खाने में वो टेस्ट नहीं है जो पुरानी है, जो ऑर्गेनिक वे से तैयार की जाती हैं फसलें, वो नहीं है। तो इससे यूरिया से नुकसान भी ज़्यादा होता था, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप ज़मीन के कागज़ लाइए, हम बताएंगे आपको कितनी आवश्यकता है खाद की। अब आपको पता नहीं है तो हम बताएंगे, तो हर किसान को 1-2 बोरी दिया जाता है 50-50 किलो का, जिससे भी यूज करें थोड़ा थोड़ा, जिससे कि जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट को भी हानि है।
तो आज यूएन में भी मुद्दे उठते हैं कि आज एग्रीकल्चर के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी लाएं, है ना, सारे देशों में, क्योंकि विश्व भी खाद्य संकट से कभी भी गुजर सकता है। जैसे रसिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो भारत ने अनाज एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था कि पहले हम अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, उसके बाद हम दूसरों को सप्लाई करेंगे। हुआ था बीच में। तो ऐसे ही विश्व बैंक और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता मिलती है, ऋण भी देते हैं, अनुदान भी देते हैं और विकासात्मक समर्थन में वृद्धि भी करते हैं। किसानों के दरवाजे पर विश्व स्तरीय बीजों के साथ साथ आज टेक्नोलॉजी भी है, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता है। आज हमारे मोबाइल में इतने ऐप हैं कि आज फोटो खींचिएगा आप अपने पौधों की या अपनी फसल की कि हमारी फसल में ये कीटाणु लग गए हैं तो इनकी दवा क्या है, तो तुरंत आपके पास कई ऐसे एग्रीकल्चर डॉक्टर होंगे, उनके सजेशन आ जाएंगे कि ये दवा यूज कर लीजिए, इस मात्रा में कीजिएगा। आज वो सब बताते हैं, है ना। वैश्वीकरण ने किसानों को प्रतिस्पर्धा कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए, मतलब एक कंपटीशन वे में उपज को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। जैसे कि आज हाँ साक्षी, पहले क्या है कि ऑर्गेनिक वे में होती थी चीजें तो थोड़ा देर में होती थी, लेकिन आज सब खाद प्रवेश है और बीज भी आज अच्छे हैं। पहले बीज क्या होते थे, हम लोग स्वयं के बीज तैयार करते थे जिनमें ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते थे, है ना, क्योंकि कई किसानों को पता नहीं था। तो आज किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ से चीजें, सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च, कैप्सिकम, मटर, है ना, गोभी, आलू, ये सारी चीजें कभी कभी हमारे यहाँ से भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया जाती हैं हमारे यहाँ से, हमारे होम टाउन से जाती हैं, है ना। तो ये आज, और उनका कोई टैक्स है नहीं क्योंकि किसानों पर टैक्स फ्री है, अधिकतर चीजें आप देश में कहीं भी बेच सकते हैं। वैश्वीकरण में इसमें मदद क्या की, खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करना। अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जहाँ खाने के लिए सही व्यवस्था नहीं है तो उनको फ्री प्रोवाइड भी कराते हैं। जीवन स्तर को ऊपर उठाना, राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान देना। ओके, यहाँ तक क्लियर। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आता है भारतीय सेवा क्षेत्र का प्रभाव। भारतीय सेवा क्षेत्र में बड़ा उछाल देखने को मिलता है। रोजगार, राष्ट्रीय आय दोनों में प्रमुख योगदान करता। व्यापार, परिवहन, संचार, वित्तीय, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, ये सारी चीजों में एक हमको देखने को मिलता है बहुत बड़ा अंतर, बाजारों का विस्तार होता है। आज कोई भी नया प्रोडक्ट कहीं भी आता है, जैसे चाइना के अधिकतर नए प्रोडक्ट हमारे यहाँ आते हैं, हमारे कार्यों को बहुत सिंपल कर देते हैं, राइट। तो आज ये क्या है, सेवा के क्षेत्र में आज ये क्या है, मैं जो यहाँ पेन चलाता हूँ तो कैसे चलाऊं, सुविधा के लिए ये तो माउस से भी हो सकता था, लेकिन माउस से करने में थोड़ी कठिनाई होती है, और ये सीधा आप पेन से कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, माउस से लिख नहीं सकते, है ना। तो विकासशील देशों में भारत ने सेवाओं के शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक बन गया। भारत ने निर्यात भी बहुत किया, एक्सपोर्ट भी बहुत करता है भारत। ओके, अब वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। तो वैश्वीकरण ने बैंकिंग क्षेत्र की तकनीकी और साथ ही संचालनात्मक रूप में अधिक कुशल बना। ये आज आप एसबीआई को देखिएगा, एसबीआई की सेवाएं बहुत अच्छी हो गई हैं आज, पहले नहीं थी। पहले थी क्या, बताइए। अच्छा, एसबीआई में किन किन का खाता है ना, और पहले थी कि नहीं थी। पहले पैसा ही जमा करने में लाइन लगानी पड़ती थी, निकालने में भी लाइन लगानी पड़ती थी, करना पड़ता था, और आज के टाइम नहीं करना पड़ता है। विदेशी निवेश अपना पैसा घरेलू वित्तीय बाजारों और इसके विभिन्न उत्पादों जैसे इक्विटी, ऋण, म्यूचुअल फंड्स आदि में निवेश कर सकते हैं। आज वित्तीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने ग्रो ऐप सुना होगा, सुना है। आजकल इंडिया क्या कर रहा है, ग्रो, है ना, ये एडवर्टाइजमेंट आता है इनका।
इसमें आज आप लोग डीमैट अकाउंट कुछ ही समय में मतलब 5-10 मिनट में खोल सकते हैं। अब निर्मला आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी है ना, तो हर जगह तो नहीं कह सकते हैं। फिलहाल पहले से बहुत सुधरी है एसबीआई, लेकिन इतना चीज मान लीजिए एसबीआई कभी भी वो प्राइवेट की बराबरी मुश्किल है कर पाए, लेकिन समय होगा तो कर भी लेगी, है ना। मुश्किल है कर पाए क्योंकि एसबीआई में क्या है, जो एम्प्लॉय है वो सैलरी बेस्ड है, वो टारगेट बेस्ड तो है नहीं। और जो प्राइवेट बैंकों में होते हैं वो टारगेट बेस्ड होते हैं, इसलिए वो काम कर लेते हैं, है ना। तो आज हम लोग म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट तुरंत खोल लेते हैं, पहले इतनी सब सुविधाएं नहीं थी। आज लोन भी हमें अदर अदर कई मोबाइल ऐप हैं, कई बैंक हैं, हमें तुरंत प्रोवाइड करा देती हैं, पहले नहीं होता था। ओके। वैश्वीकरण के कारण विशाल विदेशी मुद्रा भंडारण का निर्माण होगा, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कहीं अधिक सुविधाजनक और कुशल हो गया। अब साक्षी एसबीआई में आपकी दीदी है तो भाई तुरंत तो काम होगा ही। हम लोग जाएंगे तो हमें तो भाई कस्टमर के तौर में देखा जाएगा। और आपको एक स्टाफ के तौर में तो आपका काम तो जल्दी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप एसबीआई की बुराई ना करें, है ना। चलिए। हाँ, पहले नहीं होता था, अब दीदी हो गई है आपकी एसबीआई में तो अब होने लगा, है ना। चलिए, अच्छी बात है साक्षी। अब औद्योगिक क्षेत्र में प्रभाव कैसे पड़ा? भाई बड़ी बड़ी मशीनें, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसीज आई हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ देश की कई कंपनियां बाहर गईं, है ना। जैसे यस यस। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप घरेलू कंपनियों के लिए बाजारों का विस्तार भी होता है, और उच्च परिष्कृत प्रौद्योगिकियां अब भारतीय कंपनियों के लिए बहुत सस्ती कीमतों पर उपलब्ध है। अब हमें टेक्नोलॉजी हर एक भारतीय कंपनियों के लिए, जैसे हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो तुरंत मिल जाती है और सस्ती भी मिल जाती है, मिलती है। पहले बहुत महंगी मिलती थी। वैश्वीकरण के कारण अब स्वदेशी कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाता है। जो स्वदेशी कंपनियां हैं भारत की, तो उनमें विदेशी निवेश करना चाहते हैं तो तुरंत हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैश्वीकरण ने 1990 के दशक में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। 1990-1991 में जब हम लोगों के यहाँ आर्थिक संकट था, और अ, एक भूमंडल में भी आपका एक इन्वायरमेंटली भी वो था संकट, क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि 1962 के समथिंग चाइना, 61-60 में पाकिस्तान, ये सब के युद्ध होने के बाद हमारी व्यवस्थाएं डगमगाई, और आर्थिक संकट से हमें जूझना पड़ा जब पीवी नरसिम्हा राव और मोहन सिंह गए। तो क्या हुआ कि एफडीआई ने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन उसने सलाह दी, और औद्योगिक क्रांति का हम लोगों ने मार्ग अपनाया, जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आई और रोजगार मिला, और हमारे यहाँ के लोग दूसरे देशों में गए। ओके। विशेष आर्थिक क्षेत्रीय क्षेत्र में नई नौकरियों की उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का निगमन बढ़ा, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आई। तो आज जैसे चाइना का रुख देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां भी, फैक्ट्री एरियाज भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, है ना। मैन्युफैक्चरर हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। ओके। आर्थिक अर्थव्यवस्था की निर्यात क्षमता में वृद्धि होती है, और इसमें देश की समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा भी मिला है। और आज तो साफ साफ देखने को मिलता है कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने क्या क्या किया है। राइट। यहाँ तक क्लियर सभी को? अवगुण डिमेरिट्स औपनिवेशीकरण का सूक्ष्म रूप है ये। अब इनकी कुछ क्या है, वैश्वीकरण के कुछ अवगुण हैं, मतलब डिमेरिट्स हैं कि इनसे नुकसान क्या है हमें।
उपनिवेशीकरण का सूक्ष्म रूप। उपनिवेशीकरण जैसे कि मान लीजिएगा बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आती तो कहती हैं कि हमारे अनुसार थोड़ी पॉलिसी चेंज कीजिए। तो करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें अपने देश में रोज़गार भी तो उत्पन्न करना है। जब हम उनके अनुसार थोड़ा चलेंगे, उनके नियम कानून के अनुसार, तभी हम लोग अपने देश को सही ला पाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें भी दबना पड़ता है बड़ी-बड़ी कंपनियों से। अपने का सूक्ष्म रूप, नौकरियों का नुकसान भी होता है क्योंकि आजकल कुछ विदेशी भी आएँगे, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो वो आपको सिखाएँगे और वो भी थोड़ा बहुत करेंगे, है ना? ग्रामीण भूमिहीन परिवारों में वृद्धि, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर कंपनी आएँगी, तो जो ग्राम की ज़मीन है, गाँव में ज़मीनें हैं, तो उनमें क्या होता है उन ज़मीनों पर लगेंगे, तो वहाँ जिसकी भी ज़मीन होगी उसको क्या दे दिया जाएगा? उसका अनुदान। अब उससे कहा जाएगा भई आप जहाँ लेना चाहें वहाँ ले लें। ज़मीन तो उतनी ही है, लेकिन जब कंपनियाँ आएँगी तो ज़मीन और एक्स्ट्रा तो आएगी नहीं कहीं से। तो गाँव में जो भूमिहीन परिवार हैं उनकी वृद्धि हो रही है। ओके? तेल एवं पेट्रोलियम अवमूल्यन में के लिए व्यापार युद्ध, कि भई कम ज़्यादा में जब कि आप हमसे लीजिए, इनसे लीजिए तो इसमें व्यापार युद्ध भी हो जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास भी होता है क्योंकि फैक्ट्रियाँ आती हैं तो रॉ मटेरियल उनको इंडिया में मिल जाता है प्राकृतिक, उनका अंधाधुंध प्रयोग होता है जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी आती है। ओके? आतंकवाद और सुरक्षा मुद्दों के अन्य रूप भी होते हैं। आतंकवाद भी आता है क्योंकि हो सकता है कंपनी ही आपके देश में कब्ज़ा करना चाहे, पॉलिटिकल में घुसना चाहे, इसलिए आतंकवाद और सुरक्षा से भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की कोई बाउंड्री नहीं होती है, ना व्यक्ति की। आवागमन स्टार्ट हो जाता है। मुद्रा में उतार-चढ़ाव होता है, मूल्य संबंधी मुद्दे, व्यापारिक एवं पारंपरिक एवं देसी बाज़ार व्यवसाय को नुकसान भी होता है। जब हमारे यहाँ चाइना का माल आता है तो बहुत सस्ता हो जाता है, तो हमारे यहाँ की चीज़ें बहुत कम बिकती हैं। आज की डेट में हमारे यहाँ का बनाया हुआ खादी महँगा है। दूसरे देशों का बनाया हुआ हमारे यहाँ बिकता है क्योंकि वो सस्ता होता है। नीति निर्माण में स्वायत्तता का ह्रास, हम लोग जो भी पॉलिसी बनाते हैं तो कंपनी से भी कहते हैं कि भाई आपको कैसी पॉलिसी चाहिए, तभी देश चलता है, वैसे नहीं चलता। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके? यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर बढ़ाना है जिससे महिलाओं का आर्थिक विकास होगा। महिलाओं का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्वावलंबन, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी वो चलते हैं मूवमेंट महिलाओं के सम्मान के लिए, तो उनका भी यहाँ प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मी टू मूवमेंट चला था एक, कि इसमें हुआ था कि महिलाओं ने कहा था हमारे साथ भी कहीं न कभी शोषण हुआ है हमारा, ठीक है? तो कई बार महिलाओं ने ये फोर्थ वे कहा जाता है ना उसमें फेमिनिज़्म में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके? इससे महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ, लैंगिक समानता होती है, ये सारी चीज़। परिवार भारत में परंपरागत रूप में समाज की मूल इकाई संयुक्त परिवार थी और आज की डेट में नहीं है। हालाँकि वैश्वीकरण की परिणाम स्वरूप पारिवारिक मूल्यों में बदलाव आया है। आज पहले हम लोग कहते थे कि संयुक्त परिवार बहुत अच्छा होता है। आज की डेट में संयुक्त परिवार को खराब माना जाता है कि भई हम अकेले रहेंगे, अच्छे रहेंगे, राइट? अलग-अलग हो जाते हैं। तो ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव पड़ा है हमारे यहाँ। एकल परिवार संरचना में वृद्धि, कि भाई हमारी शादी हुई तो अलग रहना स्टार्ट कर दिए, तो ये एकल परिवार में वृद्धि बढ़ी है। संयुक्त परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा कम हुई है और जिससे वृद्ध व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक असुरक्षा बढ़ी है। तो पहले संयुक्त परिवार होते थे, पहले हम लोगों को रोड पर कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलता था भीख मांगते हुए। आज हम लोगों को अधिकतर मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि उनके बच्चों ने छोड़ दिया उन्हें, वो अकेले रहने लगे, है ना? और वो रोड पर आ गए। वो कैसे भी कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एकल परिवार में जो प्रभाव पड़ा है वो विदेशियों का ही पड़ा है। ओके? शिक्षा तक पहुँच, वैश्वीकरण के कारण वेब पर अर्थात वेबसाइटों पर सूचनाओं का विस्फोट हुआ है, जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आज उच्च शिक्षा में सभी लोग जाते हैं। पहले हाई स्कूल इंटर कर लिया, बहुत ठीक है। आज हम लोगों ने एमए किया, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि पीएचडी करें। पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर उसके बाद हम अपनी बुक भी पब्लिश करें, फिर हम अपना पब्लिकेशन भी खोलें। होता है?
तो आज हम लोग उनकी चेतना भी बढ़ी है शिक्षा के मामले में। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने की भी इच्छा होती है हम लोगों की, होती है। स्मार्ट अध्ययन, ऑनलाइन कक्षाएँ ये सारी बढ़ी हैं जैसे कोविड के टाइम, शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। 1-2 साल में ही बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है। ग्रामीण शहरी विभाजन, ग्रामीण की स्मार्ट शिक्षा में कमी, है ना? शहरी भारत को शिक्षा तक आसान पहुँच मिलती है। गाँव शहर से आसानी से जुड़ जाता है। जनसांख्यिकी लाभों की उड़ान, कई भारतीय बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए विदेश में बस जाते हैं। अमेरिका में अधिकतर कौन है? भारतीयों से ही चल रहा है अमेरिका, है ना? गूगल में कौन है अधिकतर? वैश्विक संचार, आईसीटी की प्रगति ने पूरी दुनिया में आपस में जोड़ दिया है। आज आपको संचार जो है दुनिया को एक तार से जोड़ दिया है, इंटरनेट से। सभी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कार्यालय हो, चाहे घर हो, चाहे अन्य देश में हो। तुरंत फ़ोन लगाइए, तुरंत जानकारी लीजिए, पल-पल की जानकारी लीजिए। गूगल का एक मैप है, जिसे गूगल अर्थ कहते हैं। इस मैप पे आपको क्या भी दिख सकता है? अमेरिका में गाड़ियाँ भी चल रही हैं। अमेरिका में सड़कों पर जो गाड़ियाँ भी चल रही हैं रोड पर, तो वो भी देख सकते हैं आप, यहाँ से बैठे-बैठे, आज के टाइम में। हालाँकि इसके साथ जासूसी, साइबर अपराध, आतंकवाद ये भी बढ़ा हुआ है ना? जैसे ही संचार आसान हुआ तो वैसे भी आज इंटरनेट से आपका मोबाइल या फ़ोन हैक कर लिया जाता है हैकर्स द्वारा। तो ये भी आतंकवादी बढ़ा है, साइबर अपराध भी बढ़ा है। ओके? यहाँ तक क्लियर सभी को? संस्कृति जो हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताई थी। वैश्वीकरण के कारण कुप्रथाएँ एवं आस्थाएँ काफ़ी हद तक समाप्त हुई। जैसे लैंगिक असमानता भारत में बहुत थी कि महिलाएँ अलग होती हैं, पुरुष अलग होते हैं, तो वो असमानताएँ घटी। बाल विवाह खत्म हुआ है, 3 तलाक पर बात चल रही है, वो भी खत्म हुआ। एलजीबीटी अर्थात लेस्बियन, सिंगल सेक्स, बाइसेक्सुअल, है ना? और ट्रांसजेंडर, इन सब के अधिकारों की भी बात की जाती है कि ये भी एक मानव है और इनके भी कुछ अधिकार हैं, ये समाज से हटकर नहीं है। ओके? द्वि-सांस्कृतिक पहचान का विकास हुआ है कि एक हम अपने धर्म से और एक हम अपने देश से। जातीय संस्कृति का जीवाश्मीकरण हुआ है, अब जाति नथिंग है, यह सती प्रथा। सांस्कृतिक हसियाकरण एवं खुली संस्कृति, अब हमारी जो भी संस्कृति है वो खुली है कि भाई हम इस संस्कृति के हैं। आज हमें कहने में वो नहीं लगता है लोगों को कि हम बिहारी हैं या हम यूपी के हैं, तो आज कहीं भी हम लोग खुल के कह देते हैं हमारी ये संस्कृति है और हम लोग ये करते हैं, है ना? आज कहीं छुपा नहीं है। उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण का प्रभाव बदली हुई खान-पान की आदतों एवं बड़े उपभोग पैटर्न में देखा जाता है। आज मतलब हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, पैदा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आज अपने घर में फर्नीचर लगवाना हो तो आप बताइए कि आपने फर्नीचर लगवाया, ठीक है आपने पैसे से खरीदा, लेकिन आपने पेड़ कितने लगाए? एक भी नहीं लगाए ना, नहीं लगाए। तो आज हम लोग उपभोग कर रहे हैं चीज़ों का कि पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड के टाइम किसके पास ऑक्सीजन था? पैसा तो सबके पास था, ऑक्सीजन था? नहीं था। मैकडॉनलाइज़ेशन एवं वॉलमार्टाइज़ेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है ना? कि मतलब आज हम मॉलों में हम लोग जाते हैं और खरीदते हैं, बस उपभोग करते हैं चीज़ों को जनरेट नहीं करते हैं। पश्चिमी फैशन उद्योग में वृद्धि के कारण पश्चिमी एवं उपमहाद्वीपीय फैशन, इंडो वेस्टर्न कपड़ों का मिश्रण। वेस्टर्न के कपड़े हम लोग वॉलमार्ट जाते हैं तो चीज़ों को खरीदते हैं बस। उनके बारे में हमें ये पता नहीं है कि अगर आज हम लोग वॉलमार्ट में जाते हैं, मैकडॉनल्ड में जाते हैं, तो इनके बारे में हमें पता नहीं है अगर ये चीज़ें बनाई गई हैं, कोई राशन बना है तो कैसे बना है और कैसे पैदा हुआ है, कितने समय में पैदा हुआ है। आज यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में अधिकतर आप लोग देखते होंगे, कुछ चीज़ों का इतनी तरह से, खाने वाली चीज़ों का इतनी तरह से मतलब बर्बादी की जाती है। जैसे कई विदेशियों विदेशियों की हैं वो शॉर्ट्स वीडियो कि भई
एक दूध की कैन होगी, मिल्क भरा हुआ कैन होगा, 5 लीटर या 10 लीटर, उसको पूरा फैला देंगे, है ना? तो ये खाने वाली चीज़ें उनको तो एहसास नहीं है कि कैसे बनती हैं और कितने समय में तैयार होती हैं। जैसे अनाज है, आज जैसे हम लोगों के घर में एक्स्ट्रा खाना बन जाता है शाम के, तो और सुबह फेंक दिया जाता है। और एक्स्ट्रा बनता क्यों है? क्योंकि आपके पास भरा पड़ा है और आपने उसे पैसे से खरीदा है, आपने कहीं न कहीं उसे तैयार नहीं किया है। और तैयार करने में जिसने समय दिया है, उसे पता है कितना समय लगता है। किसान के यहाँ कभी खाना बर्बाद नहीं होता है। उसे पता है कि हमने कैसे पैदा किया था 6-7 महीने में, उसने कितनी मेहनत की थी, उसे पता है। लेकिन हम लोगों को नहीं पता है, इसलिए हम लोग बर्बाद करते हैं कि पैसा है, बाज़ार फिर जाएँगे, फिर लेके आएँगे, है ना? तो ये चीज़ें हम लोग हम लोगों को सोचना चाहिए कि आज से एक चीज़ याद रखिएगा, घर में खाना उतना ही बनवाइएगा या बनाइएगा, जितना आप खा सकें। एक्स्ट्रा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात, आपका पैसा बर्बाद जाएगा और उन लोगों की भूख मरेगी, जिनको खाना नसीब नहीं है। या फिर एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो आप खाना बचता है शाम को ही आप बाहर जाइएगा, कोई मिलता है, मतलब कोई जो फुटपाथ पर मिलता है, उसे दे दीजिएगा, तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपने बनाया तो एक्स्ट्रा बनाया, लेकिन दूसरों को पेट भी तो भर गया उसका। भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनका पेट नहीं भरता है, अभी भी भुखमरी है ना? ये चीज़ याद रखिए। यस, वेरी गुड साक्षी। तो योगेंद्र सिंह के बेहद परंपरा एवं लघु परंपरा के सिद्धांत से प्रभाव को समझने का प्रयास किया है योगेंद्र सिंह ने। जैसे हमने क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे आदि मनाना शुरू कर दिया है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे विदेशियों के हैं और हम लोग मनाने चले। क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। आज तो हर एक दिन कोई ना कोई डे है। फादर डे, मदर डे, अंकल डे, आंटी डे, पता नहीं कौन-कौन से डे हैं। और हम लोगों की जो क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, वो डे किसी को याद नहीं है, वो भूलते जा रहे हैं, है ना? तो ये सारी परंपराएं हमें छोड़नी है। और ये जितने भी डे हैं विदेशियों की, ये पता क्या कराते हैं? ये सिर्फ हर एक दिन नया डे लाएंगे, जिसमें कि क्या कराएंगे कि आप विदेशी चीजें खरीदें। जैसे क्रिसमस में क्या है? कुछ नहीं है। आप विदेशी चीज़ें खरीदिए, सजावट कीजिए और गिफ्ट खरीदिए, एक-दूसरे को दीजिएगा। गिफ्ट आप खरीदेंगे, आप कहेंगे भई क्रिसमस साल में 1 बार आता है, गिफ्ट हमें बहुत महँगा लेना चाहिए, गिफ्ट हमें इम्पोर्ट करा लेना चाहिए, तो आप इम्पोर्ट कराते हैं, विदेशियों को फ़ायदा होता है। जिसमें आपका क्या फ़ायदा? आपका तो नुकसान ही नुकसान है ना? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके? यहाँ तक सभी को क्लियर? तो अब किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना मेरी तरफ से सेशन समाप्त है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। वॉच एंड मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। और किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आज नोट्स आपको मिल जाएंगे दोनों क्लासेस के। ओके, निर्मला वो फ्री स्टूडेंट के लिए चलता है, अगर आपको भी देखना है तो आप देख सकते हैं, उससे रिवीजन ही होगा। लेकिन अब आप लोगों का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा और उसमें जो भी डाउट हो तो पूछते रहिएगा, ठीक है? अब आप लोग दोबारा से क्लास मेरे हिसाब से टाइम हो तो कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन भी लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, हो सकता है अक्टूबर में हमारे तीनों यूनिट समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग नवंबर से वो तैयार करेंगे, हम लोग अपना रिवीजन करेंगे। ओके, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। ओके, चल, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल सुबह 7 बजे। ओके, चल।